Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, first year chemistry chapter number 7 chemical equilibrium. आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे नंबर 1 लॉ ऑफ मास एक्शन, नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 एक्सप्रेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 4 relation of chemical equilibrium with Kp, Kc, Kn and Kx. इन डेरिवेशंस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट Kc एंड इक्विलिब्रियम. उसमें हम ली शैटलियर प्रिंसिपल को कवर करेंगे. तो ये स्मार्ट सिलेबस जो है हमारा उससे रेलिवेंट कुछ टॉपिक्स हैं. तो चैप्टर 7 जो है ये क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, लिहाजा बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के साथ साथ सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी टाइप का है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन बच्चों दो तरह का होता है. एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. Those chemical reactions in which all the reactants get converted into products and products do not reverse back into reactants, that kind of chemical reaction is known as irreversible chemical reaction or unidirectional chemical reaction. ऐसा केमिकल रिएक्शन जो यूनिडायरेक्शनल होता है उसे हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं. वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और आइदर इन रिवर्स रिएक्शन. उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसे हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ऐसे केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अपनी नेचर में कंप्लीट नहीं हो पाता, वो अप टू सम एक्सटेंट चलता है और उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं. तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम नाम देते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का. रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा वक्त आता है कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जिस स्पीड पे फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है या जिस स्पीड पर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसी स्पीड पे एक खास मुद्दत के बाद प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और रिएक्शन एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन हैं ये कांस्टेंट हो जाती हैं. अब इस कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखने के लिए जरूरी है कि फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन का रेट और रिवर्स केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाए. तो जब ऐसा होता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स अपीयर ड्यू टू रिवर्स रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपीयर ड्यू टू फॉरवर्ड रिएक्शन, जब ये अमाउंट्स की अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस सेम रेट पे होना शुरू हो जाए या फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाए या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं ये कांस्टेंट हो जाएं, तो बच्चों आपने याद रखना है दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम. इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दी है जिसे आप अपने नोट्स पे लाजमी फिलअप कर देंगे. द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद इक्वल रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन. तो पहली बात जो हमने नोट करनी है वो ये है कि इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स हैं उनके रेट्स इक्वल हो जाएंगे. और दूसरी बात बच्चों जो हमने याद रखनी है, कांस्टेंट कंसंट्रेशंस. कंसंट्रेशंस जो हैं ये क्या हो जाती हैं, ये कांस्टेंट हो जाती हैं. सो अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, दैट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज
केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आपने याद रखना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उस बेस पे हमने ये किया है कि इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज होमोजीनस इक्विलिब्रियम। होमोजीनस इक्विलिब्रियम में जो वर्ड होमो है और जीनस है, यहां से आपको नजर आ रहा होगा, इस वर्ड के मीनिंग से आपको बात समझ आ जाएगी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब दोनों सेम फिजिकल स्टेट के ऊपर मौजूद हो, यानी सब के सब गैसेस हैं या फिर सब के सब जो हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर हैं, तो ऐसी स्टेज को या ऐसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को बच्चों हम नाम देते हैं होमोजीनस इक्विलिब्रियम का। उसकी एग्जांपल मैंने यहां पे आपके सामने लिखी है। देखिए नाइट्रोजन जो है ये बच्चों गैसियस स्टेट के अंदर होता है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट के अंदर होता है, जबकि अमोनिया की भी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया यानी रिएक्टेंट्स और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे गैसियस स्टेट के अंदर हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम है अमोनिया और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान, यानी इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान, इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे होमोजीनस इक्विलिब्रियम का। अच्छा, इसी इक्विलिब्रियम की नेचर की वजह से केस के आगे जाके हम जब एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे तो वो हम इसी बेस पे डिस्कस करेंगे, ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की एक ऐसी हालत, एक ऐसी स्टेट कि उसमें टेक पार्ट करने वाले जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं एट द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उनकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हों, तो उसको बेटा हम नाम देते हैं हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम का। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का रिवर्सिबल रिएक्शन विद इक्विलिब्रियम जो है वो यहां पे शो किया हुआ है। तो आप देखिएगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये गैसियस स्टेट के अंदर होती है, मगर आयोडीन की जो नेचुरल स्टेट है बच्चों ये सॉलिड होती है। लिहाजा यहां से ये बात साबित हुई कि क्योंकि यहां पर दोनों स्पीशीज की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट है, सो ये जो इक्विलिब्रियम होगा इस इक्विलिब्रियम को नाम देंगे हम हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम का। इसके बाद हम बात करेंगे जी इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में। तो बच्चों आपने याद रखना है कि इक्विलिब्रियम जो है इसको अगर हम बात करें कि आप इसे जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं, यानी आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस के जरिए इक्विलिब्रियम गेन कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जैसे फर्ज करें बच्चों मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमाउंट्स ली, मैंने उनको मिक्सअप किया, उन्हें एक स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड की और इनको रिएक्ट करवाना शुरू कर दिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंज्यूम होना शुरू हो गए, तो एक खास परसेंटेज में, एक खास रेशो में कंज्यूम होने के बाद ये फर्दर इनकी जो कंजम्पशन है वो रुक जाएगी और जो अमोनिया बनी होगी, अब वो जो अमोनिया है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में, और जो रिएक्टेंट्स होंगे वो उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये एक साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब मैंने स्टार्ट कहां से किया था? मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था। अब मैं बिल्कुल इसके कंट्रेरी मैं यूं करता हूं कि मैं बिल्कुल अमोनिया को ले लेता हूं रिएक्टेंट के तौर पर और मैं इसको डीकंपोज करके कन्वर्ट करना शुरू कर देता हूं नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन के अंदर। अब अमोनिया जब रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी तो एक खास मिकदार में कंज्यूम होने के बाद इसकी जो फर्दर कंजम्पशन है वो रुक जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई और रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम गेन कर लिया। तो यहां से आप देखिए कि हमने क्या किया, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करके अमोनिया की फॉर्मेशन करें या हम अमोनिया को डीकंपोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करें, चाहे जो भी कर लें, दोनों मेथड्स में रिएक्शन एक खास वक्त गुजरने के बाद उसके जो रेट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ इस लाइन का कि द केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर एनी साइड, आइदर फ्रॉम रिवर्स टू फॉरवर्ड और फ्रॉम फॉरवर्ड टू रिवर्स डायरेक्शन। सेकंड वन इज independent of
इनिशियल कंसंट्रेशन, एक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, दूसरा ये अटेनेबल फ्रॉम एनी साइड है, तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी इसकी जो वैल्यू है ये जो है ये बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जो चौथी चीज है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी इसकी जो वैल्यू है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये है कि आप किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, आप उसे जल्दी भी ऑब्टेन कर सकते हैं, आप उसे देर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब जो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसकी प्रॉपर्टी और उसके टाइप्स के हवाले से। जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन से ही स्टार्ट होता है, मगर लॉ ऑफ मास एक्शन से स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको इक्विलिब्रियम जो है उसको रिप्रेजेंट करना सिखा दूं कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों आपने याद रखना है कि मैं ऐसा करता हूं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्राफ ले लेता हूं। इसमें बच्चों मैंने ये किया है कि मैंने y एक्सिस के ऊपर जो है ये ले ली है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और x एक्सिस के ऊपर जो है बच्चों हमने टाइम ले लिया। तो x एक्सिस के ऊपर टाइम है, y एक्सिस के ऊपर जो है ये हमारे पास कंसंट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस की, तो मैं इसे कंसंट्रेशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से मैं इसको शो कर रहा हूं, इट मींस मोल पर डेसीमीटर क्यूब या कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब होगा क्या बच्चों, रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ तो जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट ना होने के बराबर होगी, बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और रिएक्टेंट्स की बहुत ज्यादा अमाउंट होगी हमारे पास। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो अमाउंट है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, जब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो कांस्टेंट हो गई। बिल्कुल इसी तरह से जो प्रोडक्ट है वो ना होने के बराबर थी या जीरो प्रोडक्ट थी, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा बच्चों कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं वो भी बिल्कुल क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ये लाइन आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो गई। अब बच्चों ये वो स्टेज है जहां पर केमिकल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम जो है वो गेन कर लिया है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन जो है ये कांस्टेंट हो चुकी हैं। तो अब ग्राफिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आपने याद रखना है, जरूरी नहीं है कि ये लाइन जो है ये एक दूसरे को क्रॉस करें तो ही इक्विलिब्रियम जो है वो जनरेट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है वो हम कुछ इस तरह से ड्रा करें कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत थोड़े कंज्यूम हों इस तरह से, और जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में उनकी फॉर्मेशन हो, या आप देखें, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसका एक्सप्रेशन बन रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये लाइन क्रॉस करें एक दूसरे को, ये लाइन क्रॉस ना भी करें तो भी रिएक्शन जो है उसको आप इस तरीके से उसका जो इक्विलिब्रियम है उसे आप बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से ये लाइन जो है ये बहुत ज्यादा ऊपर हो सकती है, जिसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रही है और रिएक्टेंट्स बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो चुके हैं, लिहाजा ये किसी भी तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन को कई तरह से डिफाइन किया जाता है, तो इसकी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। पहली तो ये बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। और बाज़ कहा जाता है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ reactants that take part in chemical reaction, concentration of products that take part in a chemical reaction। और जिसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है
आखिरी जो मैं भी बोलने लगा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा लाजमी, वो ये है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ सब्सटेंसेस रेज्ड टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स और कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, ये मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने सपोज करके फिर समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे ये समझना है कि कंसंट्रेशन से क्या मुराद है या एक्टिव मैस से क्या मुराद है। आपने याद रखना है कि किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो बच्चों मैस पे डिपेंड नहीं करता बल्कि एक्टिव मैस पे डिपेंड करता है। अब एक्टिव मैस से मुराद है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब ये कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बुक पे इसका कोई रेफरेंस नहीं है मगर मैंने इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिया है और एंट्री टेस्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्सटेंस आपको दे दी जाती है और उसका एक्टिव मैस जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो होमोजीनस और हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम मैंने आपके सामने लिखा है, इससे रिलेटेड भी आपसे एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के आपसे कहा जाता है कि किसके अंदर होमोजीनस इक्विलिब्रियम होगा और किसमें हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम होगा, तो वो हमने सिंपली फिजिकल स्टेट्स के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस करना होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन बच्चों आपको आता है एक्सप्रेशन, ग्राफिकल एक्सप्रेशन या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये आपने यूज करना है, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसी पोर्शन में एक्टिव मैस से रिलेटेड होता है। तो एक्टिव मैस इज बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और ये किसकी इक्वल होती है, इसका यूनिट हम यूज करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसे फाइंड कैसे किया जा सकता है, मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसके अंदर हमने उनको एनक्लोज किया है, तो ये एक्टिव मैस के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों आप यूं समझ लें कि मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन को 2 लीटर सिलेंडर के अंदर डाला हुआ है, सही है, या 4 जो है वो ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है और मैंने उसे जो है वो 2 लीटर सिलेंडर में पुट किया है। तो ये देखिए जरा, 4 ग्राम हाइड्रोजन जिसका मोलर मैस होता है 2, मैस ऑफ सब्सटेंस यानी हाइड्रोजन का मैस 4 ग्राम, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन 2, मैंने उसे पुट किया है किसके अंदर, एक 2 लीटर के सिलेंडर के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में हाइड्रोजन का 1 मोल मौजूद है। दैट इज नोन एज एक्टिव मैस ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एक्टिव मैस का जो है ये बिल्कुल छोटा सा पोर्शन सेपरेट था। मैं जो लॉ ऑफ मैस एक्शन है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों दोबारा यहाँ पे वापस आता हूँ। मैंने केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड जो है वो सपोज कर लिया है, उसमें कोई रिएक्टेंट ए है जो किसी रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट सी और डी बनाता है। रिएक्टेंट ए जो है उसके मोल ए हैं, बी के मोल बी हैं, सी के मोल सी हैं और डी हैं। ये जो मैंने 7 स्मॉल लेटर्स जो हैं वो यूज किए हैं, ये बेसिकली इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों एक्टिव मैस जो है उसके अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक जब ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इसी तरह से जब सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बना रहे होंगे तो ये क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट टेक पार्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन मींस ए एंड बी। और इसी तरह से द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मींस फ्रॉम सी डी टू ए बी is directly proportional to the concentration of products mean C and D। इस रिएक्शन की जो डायरेक्शन है, इसका जो रेट है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया, कोएफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लगा दिया, उसको हम KF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A और B की पावर में उनके मोल्स ले लिए, वो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया, कोएफिशिएंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लगाया, प्रोडक्ट्स की पावर्स में उनके मोल्स ले लिए। तो ये हमारे पास बच्चों देखेंगे क्या बन गया, ये बन गई है जी इक्वेशन टू फाइंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज इक्वेशन टू फाइंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम ये जानते हैं कि एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये होता है
कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट हो जाते हैं आपस में इक्वल। बच्चों जब ये रेट इक्वल हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा इस रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके लिख दिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन multiplied by product of concentration of reactants raised to power moles of reactants is equal to proportionality constant of reverse reaction multiplied by concentrations of products raised to power moles of products। अब जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो के आर के एफ के साथ डिवाइड हो जाएगा, ए बी जो है ये सी डी के साथ डिवाइड हो जाएंगे। इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये बन गया proportionality constant of forward reaction over proportionality constant of reverse reaction is equal to concentration products of product over concentration product of reactants। अब ये दोनों की जो रेशियो है बच्चों, चाहे आप KF over KR ले लें या चाहे आप प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स ले लें, ये इक्वल होता है KC के। KC से मुराद है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने यहां पे इसकी दोनों डेफिनेशंस लिख दी हैं कि द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और सेकंड डेफिनेशन द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर कोएफिशिएंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब ये Kc होता क्या है? इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब the extent means completion of a chemical reaction and position estimation means किस परसेंटेज पे जाके या किस रेशियो पे जाके या कितने वक्त के बाद जो है या कितनी कंप्लीशन के बाद जो है वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। तो इस चीज का अंदाजा हम Kc से लगाएंगे और ये इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ। इसके साथ फिर हम आगे इसी एक्सप्रेशन को यूज करके Kc के यूनिट्स फाइंड करना और एक्सप्रेशन बनाना सीखें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ऐसा करने जा रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हमने डिराइव किया है, अभी हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हुए इसका एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। आपने याद रखना है कि होमोजीनस रिएक्शन के लिए और हेटेरोजीनस रिएक्शन के लिए इसका जो एक्सप्रेशन होता है ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो होमोजीनस इक्विलिब्रियम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो गैसियस स्टेट है और जो लिक्विड स्टेट है उसमें सारी की सारी जो सब्सटेंसेस हैं उनको जो है वो एक्सप्रेशन में देखा जाता है, रखा जाता है। प्रोडक्ट ऊपर होती है, रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं, पावर के अंदर मोल्स को लिया जाता है। तो ये एक होमोजेनस इक्विलिब्रियम का रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसका Kc एक्सप्रेशन इक्वल होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मींस अमोनिया कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स नंबर ऑफ मोल्स ओवर रिएक्टेंट्स एंड रेज टू पावर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये अमोनिया का Kc एक्सप्रेशन आ गया। फिर मैंने एक हेटेरोजीनस केमिकल इक्विलिब्रियम लिया। लाइमस्टोन मींस कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें आपने याद रखना है कि जो लाइमस्टोन होता है ये सॉलिड होता है, लाइम बनता है इससे कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बच्चों गैसियस स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, सो जब हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे तो अब आपने याद रखना है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एक्सप्रेशन में, तो फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, लिहाजा हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही मेंशन कर देंगे। अब फर्ज करें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्टेंट था, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेंट था और कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट था। यानी मैं इस रिएक्शन को उल्ट कर देता हूं, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स बना देता हूं। तो फिर आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 1/CO2 कंसंट्रेशन हो जाएगी, यानी इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट्स ऑफ Kc केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स हम कैसे फाइंड करते हैं।
तो मैंने सेम केमिकल रिएक्शन को ले लिया, उसका मैंने एक्सप्रेशन बना लिया, वैल्यूज पुट कर दी कंसंट्रेशंस की। तो आपने याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी बच्चों जो कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ली जाती है। मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूं कि कंसंट्रेशन बेसिकली एक्टिव मास है जिसका यूनिट हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकलेगा, क्योंकि मास ओवर मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लिया जाता है। तो मास ओवर मोलर मास मोल बन गए, ओवर वॉल्यूम आ गया पर डेसीमीटर क्यूब में, तो यूनिट्स बन गए मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने यहां पे पुट कर दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़ टू पावर क्यूब आ जाएगा इसका, ये आ गया। अब ये 1 इसकी पावर यहां पे आपने याद रखना है, यहां पे 1 है यहां पे, ठीक है। ये 1 और ये 3 ये हो जाएगा 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया। ये 4 ऊपर आके पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 - 4 तो पावर आ जाएगी -2। तो मोल जो है उसकी पावर -2 लेंगे तो वो पर मोल स्क्वायर आ जाएगा, जबकि पर डेसीमीटर क्यूब की पावर जो है वो -2 है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 दैट बिकम्स +6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 का 6 हो जाएगा। तो यूनिट्स बन जाएंगे पर मोल स्क्वायर dm6। दीज आर द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो बाय this method we can find out the various units of Kc for each type of a chemical reaction, but first we have to prepare the expression of chemical equilibrium constant of that chemical reaction excluded solid state of substances that take part in a chemical reaction। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह Kc का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे विद Kp, Kx एंड Km।